हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपक्षय अर्थात वेदरिंग के बारे में। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें अपक्षय का सामान्य अर्थ क्या होता है और अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, उसकी चर्चा जो है पहले वीडियो में की गई है। आप इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसका जो पहला वीडियो है उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि दोनों वीडियो देखने के बाद ही पूरा टॉपिक जो है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपक्षय के प्रकार कौन-कौन से, काइंड्स ऑफ वेदरिंग। अपक्षय में भाग लेने वाले कारकों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भौतिक या यांत्रिक कारक, फिजिकल और मैकेनिकल एजेंट्स और फैक्टर्स। इसके अंतर्गत तो है जल, सूर्य ताप, तुषार, वायु, दाब यानी कि वाटर, सोलर हीटर, फ्रॉस्ट, एयर मास और प्रेशर जो है इनको सम्मिलित किया गया है। दूसरा है रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट्स और फैक्टर। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को सम्मिलित किया गया है। तीसरा जो कारक है प्राणी वर्गीय कारक, बायोलॉजिकल एजेंट्स और फैक्टर्स। इसके अंतर्गत वनस्पतियां, जीव जंतु, मानव अर्थात वेजिटेशन, एनिमल और ह्यूमन जो है इनको शामिल किया गया है। अब एक एक की चर्चा हम जो है आगे की वीडियो में करेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अपक्षय में भाग लेने वाले जो तीनों कारक हैं उनका एक इस डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि कौन-कौन से जो कारक हैं वो और उनसे कौन-कौन सी क्रिया जो है वो संपन्न होती है। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक या यांत्रिक कारक, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें जो पहला पॉइंट है ताप परिवर्तन द्वारा विघटन, यानी कि तापमान के परिवर्तन से किस प्रकार से चट्टानों में विघटन होता है उसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। रवेदार चट्टानों में ताप का प्रभाव जो वो अधिक होता है, यानी कि जैसे ही तापमान चाहे वो दिन और रात्रि का हो, चाहे वर्ष के जो ऋतु बदलती है उससे हो, उसका जो प्रभाव है वो चट्टानों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और जो रवेदार चट्टानें हैं उनमें तापमान का जो प्रभाव है, तापमान के जो परिवर्तन का प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जिन क्षेत्रों में चट्टानों की संरचना अनेक प्रकार के खनिजों वाली होती है, वहां दिन में ऊंचे तापमान के कारण ऐसी चट्टानें तेजी से फैलने लगती है एवं रात में तेजी से तापमान घटने से यही चट्टानें पुनः सिकुड़ने लगती हैं। यानी कि ऐसी चट्टानें जिसमें अनेक प्रकार के खनिज तत्व मौजूद हो और वहां पर दिन में तापमान अधिक होता है, रात्रि में तापमान कम होता है, और ये जो क्रिया है तापमान की कम और ज्यादा होने की, ये लगातार बहुत कई वर्षों तक चलती रहती है और उसकी वजह से चट्टानों में सिकुड़न जो है होती है और सिकुड़न की वजह से चट्टानें जो है धीरे धीरे उनमें दरार पड़ती है और फिर वो छोटे बड़े टुकड़ों में जो है वो टूटने लगती हैं। बार बार में यही क्रिया जारी रहने से चट्टानें जोड़ों अथवा संधियों के सहारे जो है वो टूटती जाती हैं। पहले चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होती है तथा बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में प्रारंभ जो है वो हो जाती है। इनकी चट्टान जो है पहले बड़े बड़े टुकड़ों में टूटेगी, फिर उनके जो बड़े टुकड़े हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में से टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा बिंदु है पाले अथवा तुषार का प्रभाव, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। शीतोष्ण प्रदेशों में सर्दियों में रात्रि के तापमान जहां हिमांक बिंदु से यानी कि जमाव बिंदु से नीचे पहुंच जाते हैं, वहां पर भिन्न प्रकार से भौतिक अपक्षय होते हैं। यानी कि जिन ठंडे प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, विशेषकर सर्दियों में रात का जो तापमान है वो बहुत ही नीचे चला जाता है, जमाव बिंदु तक वो पहुंच जाता है। उसकी वजह से वहां अलग प्रकार का जो भौतिक अपक्षय है वो संपन्न होता है। ऐसे स्थानों पर दिन में पानी ढालू भागों में
या संधियों के सारे चट्टानों में प्रवेश जो वो कर जाता है। यानी कि दिन में जैसे तापमान बढ़ता है और रात्रि में जो चट्टानों में जो पानी गया था वो जम जाता है और दिन में वो पिघलता है, तो धीरे धीरे चट्टानों के जोड़ या संधियों के सारे वो अंदर की ओर प्रवेश करता जाता है और चट्टानों के जोड़ जो है वो चौड़े होते जाते हैं। रात्रि में यही पानी बर्फ में बदल जाता है। यानी कि रात्रि में जैसे ही तापमान कम होता है तो ये जो पानी दिन में चट्टानों के अंदर गया था वो वापस हिमांक बिंदु के कारण जो है वो जमने लगता है। बर्फ का पानी से ज्यादा स्थान घेरने से चट्टानों पर भारी दबाव पड़ता है। इस क्रिया की लगातार पुनरावृत्ति होने से चट्टानों के बीच या संधियों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और चट्टानें टुकड़ों या कणों में टूटती जाती है। यानी कि ये जो क्रिया है ये बहुत लंबे समय तक चलती है, जिसकी वजह से चट्टानें जो है छोटे बड़े टुकड़ों में जो है वो टूटने लगती है। इसी में तीसरा बिंदु है वर्षा जल एवं ताप के कारण विघटन, सेटिंग ड्यू टू रेन वाटर एंड हीट। उष्ण प्रदेशों में दिन के समय ऊंचे तापमान के कारण चट्टानों पर यदि वर्षा जल पड़ता है तो वे चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगती है। कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर दिन में तापमान जो है अधिक रहता है और जैसे ही वहां पर बारिश होती है दिन में, उसमें चट्टानों का जो तापमान है पहले से ही अधिक होता है, तो जैसी बारिश होती है तो चट्टान धीरे धीरे जो है वो चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बिखरने लगती है। अगला बिंदु है वायु तथा ताप द्वारा अपदलन, एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों से सकेंद्रीय परत यानी कि एक के बाद एक परत अथवा क्षैतिज परतों का जो विलगाव है उनसे अलग होना होता रहता है। इसे अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। कि जो रेगिस्तानी प्रदेश है, जो मानसूनी प्रदेश है, वहां तापमान और वायु के सामूहिक कार्य कारण से क्या है, चट्टानें परत दर परत धीरे धीरे जो है वो उखड़ती जाती है। इसी को जो है अपदलन या परतों का जो उखड़ना कहा जाता है। इसी में पांचवा बिंदु है दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन, डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। जब अन्नाच्छादन के द्वारा धरातलीय भूभाग की ऊपरी चट्टानें हट जाती हैं तो उनके नीचे की चट्टानें दाब मुक्त हो जाती हैं। कि अपक्षय और अपर्दन की क्रिया जब सम्मिलित रूप से एक साथ काम करती है तो उसको अन्नाच्छादन कहते हैं। और इस अन्नाच्छादन की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे जो भूभाग है उसकी ऊपरी चट्टानें हट जाती है तो उसके नीचे दाब जो है वो ऊपर की से कम हो जाता है। दाब हटने से धीरे धीरे क्या होता है, चट्टानों में दरारें पड़ना प्रारंभ हो जाती है तथा विघटन एवं अपदलन प्रारंभ हो जाता है। चट्टान की ऊपरी भाग में चटकन क्षैतिज रूप में होती है, परंतु निचले भाग में चटकन जो है वो लंबवत होती है। इसे चादरी विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। कि जो चट्टान है उनके ऊपरी जो भाग है उसमें चटकन जो है क्षैतिज रूप में होती है, जबकि निचले भाग में चट्टान जो है वो लंबवत रूप में होती है और उसको चादरी विभाजन या सीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी में अगला बिंदु है छठा लैंडस्लाइड। नवीन मोड़दार पर्वतीय ढालों की मिट्टियां अधिक मात्रा में जल सोख लेती है। कि जो नवीन मोड़दार पर्वत है उनके जो ढाल वाले भाग है उनमें मिट्टी जो है वो अधिक मात्रा में पानी जो है वो सोख लेती है। इससे चट्टानों का जो वजन है वो बढ़ जाता है तथा वहां पर तेजी से ढाल के सारे भारी वजन के कारण खिसकती हुई नीचे की ओर गिर जाती है। कि जैसे ही वहां पर बारिश होती है या बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो जो ढाल वाले भाग की जो मिट्टियां हैं वो पानी को सोख के भारी हो जाती हैं और फिर तेजी से नीचे की ओर लुढ़कना गिरना प्रारंभ हो जाती है। इसे भूस्खलन अथवा वृहदशरण या मास वेस्टिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु रासायनिक अपक्षय का, केमिकल वेदरिंग का। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जल वाष्प की प्रधानता जो है वो होती है। इनकी जो वायुमंडल का निचला भाग है, निचली लेयर है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं
और जल वाष्प से वो अधिक मात्रा में होती है। जैसे ही उनका संयोग यानी कि उनका जो मिलन है जल से होता है तो ये सक्रिय घोलक साधन जो है ये बन जाती है। यानी कि जैसे ही इनका संयोग जल से होता है तो ये एक तरह का इनमें केमिकल रिएक्शन होता है और ये घोलक के रूप में काम करते हैं। यह क्रिया जो है निम्न प्रकार से संपन्न होती है। पहला है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इससे हमारा तात्पर्य है वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है, यानी कि जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है वो जब जल से मिलती है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होने लग जाती है। यानी कि जैसे ही हवा में जल मिलेगा और जो ऑक्सीजन है उसकी जो क्रिया है वो चट्टानों के खनिजों पर जो होना प्रारंभ हो जाती है। इस कारण खनिजों में जो है ऑक्साइड बन जाते हैं जिससे चट्टानों में वियोजन जो है धीरे धीरे वियोजन जो है वो होने लगता है। बार बार पानी एवं हवा के संपर्क में आने से लोहा बदलकर लोह ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण जो है वो कहते हैं। कि आपने देखा होगा कि लोहा है, लोहे का कोई भी वस्तु है बाहर आप खुले में डाल दीजिए और बारिश के दिनों में आप देखिएगा कि उसमें जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में धीरे धीरे जो है लोहा जो है उसमें एक तरह से जंग, जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाता है और वो अपने स्थान पर धीरे धीरे लंबे समय के बाद में टूटकर जो वो बिखरने लग जाता है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण के नाम से जो है वो जाना जाता है। दूसरा है जल योजन या हाइड्रेशन। विशेष प्रकार की चट्टानें जैसे बॉक्साइट है, फेल्सपार आदि अधिक शीघ्रता से जो है वो पानी को सोख लेती है। पानी सोखने से उनके जो भार है उसमें वृद्धि होने लगती है कि भार उनका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आयतन में विस्तार के कारण से उनके जो कण हैं तथा खनिजों में तनाव की जो स्थिति पैदा हो जाती है जिस कारण से चट्टानें खिलकर टूटने लगती है। खिलने का मतलब है यहाँ कि एक तरह से उनमें जैसे ही पानी गिरेगा तो धीरे धीरे वो एक तरह से बिखर जाएगी, उसको बोलना खिलकर जो है टूटने लगती हैं। ऐसी क्रिया के प्रभाव से ही फेल्सपार खनिज केओलिन मिट्टी में बदल जाता है। जिप्सम एवं पायरेट के जमाव भी इसी प्रकार के रासायनिक अपक्षय के जो है वो परिणाम होते हैं। तीसरा है घोलन अथवा कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट जो है वो जल में घुलनशील हो जाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही जल के संपर्क में आती है तो कई प्रकार के जो कार्बोनेट जो है वो बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों का घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेता है। इसी कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है कि इसी कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों में जो घुलने वाले तत्व हैं वो चट्टान से अलग होकर पानी में वो घुल जाते हैं। इसी कारण से कार्बोनेशन को जो है वो घोलन क्रिया भी कहा जाता है। चूना, चाक, डोलोमाइट एवं अन्य अधिक कैल्शियम युक्त चट्टानें पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सम्मिलित क्रिया से तेजी से प्रभावित होती हैं। इससे चूने का कार्बन तत्व बाइकार्बोनेट में जो है वो बदल जाता है और इसी क्रिया से चूना युक्त जो क्रास्ट प्रदेश की चट्टानें तेजी से घुलने लग जाती हैं। क्रास्ट प्रदेश की विविध स्थलाकृतियां भी जो इसी कारण से होती है और यूगोस्लाविया जो है उसका क्रास्ट प्रदेश जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चूना है वो घुलकर उसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से जो है वो बन जाती है। अगला बिंदु चौथा सिलिका अपघटन। अनेक चट्टानों में सिलिका की जो मात्रा है वो अधिक होती है। यानी कि बहुत सारी चट्टानें जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानें सिलिका से अलग हो जाती है तो उस क्रिया को सिलिका का जो है वो पृथक्करण या अलग होना कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों में खासकर ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक होती है। सिलिका अलग होने से आग्नेय चट्टानें वाले प्रदेशों में बहने वाली नदियों में सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। यानी कि आग्नेय चट्टानें वाले जो प्रदेश में जो बहने वाली नदियां उनमें सिलिका की जो मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। पांचवा है विलीन या घोल जिसको कहा जाता है सॉल्यूशन।
वर्षा एवं झीलों का पानी कई प्रकार के क्षार, लवणों, कैल्शियम एवं अन्य खनिजों को अपने में घोलता रहता है। इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों में जल का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो अलग अलग होता है। भारी व हल्का पानी, कड़वा व मीठा पानी ऐसे ही घोल लेने की क्रिया का परिणाम, यानी कि जो पानी है विशेषकर वर्षा का, उसकी ये एक विशेषता होती है कि जैसे ही वो पृथ्वी के धरातल पे गिरेगा और जमीन के धरातल के अंदर जाएगा, वैसे ही धरातल के अंदर का जो चट्टानों की जो केमिकल कंपोजिशन है, उसको अपने में वो बहुत सारे तत्वों को घोलता हुआ जाएगा और उस क्षेत्र का जो पानी का टेस्ट है वो उन चट्टानों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो पानी का टेस्ट है वो इसी के कारण से संपन्न होता है कि जैसे ही वर्षा का पानी चट्टानों में गिरता है और वो भूमि के अंदर जाता है और अंदर जाते समय वो अपने साथ में बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है उनको घोलते हुए चलता है, और जिस प्रकार से जिस तरह के क्षेत्र में खनिज पदार्थ होते हैं वहां के पानी का टेस्ट जो है वो उसी प्रकार का हो जाता है। इसी को विलीन या घोल के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो देखेंगे हम मुख्य जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। पृथ्वी की सतह पर वनस्पति, अनेक प्रकार के जंतु एवं मानव भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय की क्रिया में सहायक रहे हैं, जो निम्न प्रकार से, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर मनुष्य है, वनस्पति है, जीव जंतु है, ये भी भौतिक और रासायनिक क्रिया में बहुत सा अपना योगदान करते हैं। पहला है वनस्पति के द्वारा अपक्षय, वेदरिंग ड्यू टू वेजिटेशन। यांत्रिक अपक्षय में वृक्षों, झाड़ियों तथा छोटे छोटे पौधों की जड़ें जो है पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर चट्टानों की दरारों को चौड़ा करती रहती है, जिससे चट्टान कमजोर होने लगती है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें धरातल के अंदर जाएंगी और धीरे धीरे चट्टानों की दरार है उनको वो चौड़ा करती रहेंगी, जिससे चट्टान जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जड़ों के द्वारा आसपास की मिट्टी से भोजन ग्रहण की क्रिया भी साथ साथ में चलती रहती है। इस क्रिया में विविध रासायनिक श्रृंखला द्वारा चट्टानों का जो रासायनिक अपक्षय है वो धीरे धीरे होता रहता है। दूसरा है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय, वेदरिंग ड्यू टू एनिमल्स। पृथ्वी के ऊपरी सतह में मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा बिल बनाकर रहने वाले जीव बिल बनाकर चट्टानों को ढीली तथा पोली जो वो बनाते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतु हैं जो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर बिल बना के रहते हैं, जिससे धीरे धीरे जो है वो चट्टानें ढीली और कमजोर होती रहती हैं। तीसरा मुख्य कारक है मानव द्वारा अपक्षय, वेदरिंग ड्यू टू ह्यूमन। मानव द्वारा खाने खोदना, माइनिंग जो है, सुरंग बनाना, वनों को काटना, चट्टानों की कटाई करना इत्यादि कारण पृथ्वी पर जो परिवर्तन जो है वो हमेशा लगातार जो है वो होता रहता है। और मनुष्य के द्वारा जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो आजकल बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, क्योंकि मनुष्य अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है माइनिंग का काम जो है, सुरंग बनाना है, फॉरेस्ट को काटना है और बिल्डिंग निर्माण के लिए चट्टानों को काटना है, ये बहुत तेजी से वो करने लग गया, जिसकी वजह से जो मनुष्य के द्वारा जो वेदरिंग क्रिया है वो काफी तेजी से बढ़ने लग गई है। तो वर्तमान में इस मानवीय क्रिया के द्वारा अपक्षय क्रिया में बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी जरूरत के लिए जो मनुष्य है वो पहाड़ों से पत्थरों को काट रहा है और उससे एक वेदरिंग की जो समस्या है वो तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पेड़ों की कटाई करने का काम भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जरूरत, नीड के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं और उसकी वजह से जो है उस क्षेत्र की जो जमीन है, भूमि है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अपक्षय है उसको, किस प्रकार से अपक्षय है वो होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इसके दोनों वीडियो को अवश्य देखें। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। टॉपिक की डिटेल स्टडी करने के लिए आप इनमें से किसी बुक्स की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।